हेलो दोस्तों, रीडिंग स्किल के इस नए पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वेश्चंस आज में भी एक आध एक क्वेश्चन तो नया था, लास्ट 10 नंबर। देखते हैं आपने उसको कैसे हैंडल किया है और अदरवाइज उसका अप्रोच क्या है, बट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। पैसेज को आप जरा ध्यान दीजिए। एट डिफरेंट स्टेजेस इन द एजुकेशनल प्रोसेस डिफरेंट चेंजेस आर रिक्वायर्ड। लेखक एक अपना ओपिनियन दे रहा है कि एजुकेशन प्रोसेस के में डिफरेंट चेंजेस डिफरेंट स्टेजेस पे जरूरी है। इन स्कूल्स द चीफ नीड इज फॉर अ जनरल चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड्स साइंस। साइंस के प्रति एटीट्यूड बदलना जरूरी है, विच शुड बी फ्रॉम द बिगिनिंग एन इंटेग्रल पार्ट, जो शुरुआत से ही एक इंटेग्रल पार्ट होना चाहिए, एकदम अभिन्न अंग होना चाहिए, एंड नॉट अ मियर एडिशन। वो भी एक सब्जेक्ट की तरह नहीं होना चाहिए कि जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, वैसे ही तुम्हारा साइंस भी हो जाए, वैसा नहीं। ये आपके करिकुलम का इंटेग्रल पार्ट होना चाहिए। ऑफन एन ऑप्शनल इन एडिशन, अभी की स्थिति क्या है, ये ऑप्शनल है टू द करिकुलम। साइंस शुड बी टॉट नॉट मेयरली एज अ सब्जेक्ट, ये सिर्फ सब्जेक्ट की तरह नहीं होना चाहिए, बट शुड कम इनटू ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट में साइंस को इंक्लूड किया जाए। इट्स इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री एंड इन मॉडर्न लाइफ शुड बी पॉइंटेड आउट एंड लिस्टेड। उसके इंपॉर्टेंस को हिस्ट्री में भी, मॉडर्न लाइफ में भी उसको करना, बताना जरूरी है। द ओल्ड कंट्रास्ट ऑफन अमाउंटिंग टू हॉस्टिलिटी बिटवीन साइंटिफिक एंड ह्यूमन सब्जेक्ट्स। एक साइंस का सब्जेक्ट एक ह्यूमैनिटी बोलते हैं, उसका जो पुराना वाला कंट्रास्ट है। अब इसमें चूंकि ग्रामर का भी एरर है तो सब्जेक्ट तो कंट्रास्ट हो गया ना, नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन, उसको तोड़ना जरूरी है कंट्रास्ट को, एंड रिप्लेस्ड बाय अ साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म। उसने बोला कि ह्यूमैनिटी को भी साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म कर लिया जाए। एट द सेम टाइम द टीचिंग ऑफ साइंस रिक्वायर्स टू बी ह्यूमनाइज्ड, और साइंस को भी ह्यूमनाइज किया जाए। द ड्राई एंड फैक्चुअल प्रेजेंटेशन रिक्वायर्स टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, जो ड्राई साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। नॉट बाय एन अपील टू मिस्टिकल थियरीज, सिर्फ रहस्यमय या डिफिकल्ट थियरीज देके नहीं, बट बाय एम्फेसाइजिंग द लिविंग एंड ड्रामेटिक कैरेक्टर ऑफ साइंटिफिक एडवांसेज इटसेल्फ। बट ये बताना है कि ये सजीव हैं और ये बड़े आश्चर्यजनक हैं जो साइंटिफिक एडवांसेज हैं। हियर द टीचिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस नॉट आइसोलेटेड एज एट प्रेजेंट। अगर मुझे साइंस की हिस्ट्री पढ़ानी है तो वो आइसोलेटेड है, अभी जैसे है, बट इन क्लोज रिलेशन टू द जनरल हिस्ट्री, बल्कि उसको हिस्ट्री के पार्ट के तरीके से पढ़ाया जाए। हिस्ट्री टीचिंग वुड सर्व टू करेक्ट द एग्जिस्टिंग एटमॉस्फेयर ऑफ साइंटिफिक डॉगमेटिज्म। आज जो साइंस का एक परंपरागत तरीके से रूढ़िवादी ट्रेडिशनलिज्म हो गया है, उसको ये तोड़ेगा। It would show at the same time how secure are the conquest of science in the control they give over natural processes। ये बताएगा कि नेचुरल प्रोसेस पे साइंस का कितना अच्छा प्रभाव है, एंड हाउ इनसिक्योर एंड प्रोविजनल, प्रोविजनल मतलब टेम्पररी, कि कितने असुरक्षित और प्रोविजनल, हाउएवर नेसेसरी, जितने नेसेसरी हो, आर द रेशनल इंटरप्रिटेशंस। कि ये इससे क्वेश्चन पूछा है कि जो रेशनल इंटरप्रिटेशन है वो कितने इनसिक्योर और टेम्पररी हैं, जो साइंस में जो रेशनल इंटरप्रिटेशन दिया जाता है। द थियरीज एंड हाइपोथेसिस पुट फॉरवर्ड एट ईच स्टेज, जो हर स्टेज में दिया जाता है वो कितने इनसिक्योर हैं और प्रोविजनल हैं। पास्ट हिस्ट्री बाय इटसेल्फ इज नॉट एनफ, द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ साइंस शुड नॉट बी एक्सक्लूडेड। लेटेस्ट डेवलपमेंट को भी इंक्लूड करना होगा, बिकॉज दे हैव नॉट येट पास द टेस्ट ऑफ टाइम, अभी वो चल रहे हैं। इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू एम्फेसाइज द फैक्ट दैट साइंस नॉट ओनली हैज चेंज्ड, साइंस ने न सिर्फ चेंज किया है या चेंज हुआ है, बट फिलर में है दैट इट इज एन एक्टिविटी, ये एक क्रियाकलाप है,
जो लगातार चल रहा है। एंड नॉट मेयरली अ बॉडी ऑफ फैक्ट्स, वो सिर्फ तथ्यों का संकलन नहीं है, ये क्रियाकलाप है। साइंस के बारे में बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ साइंस बदला नहीं है, जरा 4 नंबर को देखो। 4 का हम लोगों ने 5 का तो बी चला जाएगा, चूंकि कॉमन एयर चुनना था। साइंस न सिर्फ बदला है बट हैज ऑल्सो रिवॉल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड, उसने दुनिया को भी बदल दिया है। ये थॉट पैसेज में कहीं नहीं है। बट ऑल्सो इज डीपली चेंजिंग द अदर सब्जेक्ट, तो दूसरे सब्जेक्ट को चेंज कर रहा है, ये भी कहीं नहीं है। उसने अभी रिकमेंडेशन दिया है। वो न सिर्फ बदला है बल्कि वो लगातार बदल भी रहा है। सिर्फ साइंस पे था, उसके प्रभाव के बारे में बात नहीं करनी थी। आप जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे, वो न सिर्फ बदला है बल्कि लगातार वो बदल रहा है, क्योंकि वो एक्टिविटी है, बॉडी ऑफ फैक्ट नहीं है। सिर्फ साइंस का था, उसका दूसरे सब्जेक्ट पे प्रभाव की बात नहीं किया था उसने। Throughout the social implications of science, the powers that it puts into the man's hand, the uses they could make of them, and those which they in fact do, should be brought out and made real by a reference to immediate experience of ordinary life. साइंस को हमारे आम जीवन के अभी के अनुभवों से जोड़ना जरूरी है। सब्जेक्ट के तौर पे, बॉडी ऑफ फैक्ट्स के तौर पे नहीं पढ़ाया जाए। अब जरा क्वेश्चन देखो, रेशनल इंटरप्रिटेशन के बारे में क्या लिखा था कि दे आर इनसिक्योर एंड प्रोविजनल। ठीक है, द एग्जिस्टिंग एटमोस्फेयर ऑफ साइंटिफिक डॉगमेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय, कैसे डॉगमेटिज्म को सही किया जा सकता है। और ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ था। साइंटिफिक डॉगमेटिज्म जो था, would serve to correct the existing atmosphere, तो आपका यहां पे थॉट दिया हुआ है, बट इन क्लोज रिलेशन टू द जनरल हिस्ट्री। सो आपका आंसर सी हो जाएगा, टीचिंग द हिस्ट्री ऑफ साइंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ जनरल हिस्ट्री। एंड थर्ड, पैसेज का एसेंस क्या है। और पैसेज का एसेंस तुम्हारा नॉट जस्ट साइंस बट द साइंटिफिक बेंट, बेंट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, और यही तुम्हारा हमारे पैसेज का थॉट था। पैसेज का थॉट ये नहीं है कि ये दोनों साइंस एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, बट सेम कॉइन के दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं, ये कहीं नहीं लिखा था। अदर सब्जेक्ट्स आर इनकम्प्लीट विदाउट साइंस, दूसरे सब्जेक्ट अधूरे हैं साइंस के बिना। उसने कहा है कि करिकुलम में साइंटिफिक बेंट लाना जरूरी है, साइंस को एज एन इंटीग्रल पार्ट पढ़ाना जरूरी है, ये नहीं कि वो अधूरे हैं अदर सब्जेक्ट्स। सो तुम्हारे कंप्रीहेंशन में कितना सही हुआ है वो बताइएगा। आपका ये बहुत इजी है, इस आर का सब्जेक्ट ये है, इसलिए इसके जगह पे इज हो जाएगा। बी नंबर में सम व्हाइट वुमेन दैट इंडियन मैन विल हैव फन विथ, यहां पे होम के जगह पे देम हो जाएगा। यहां पे टू प्रोड्यूस, टू के बाद ओनली प्रोड्यूस लिखा हुआ है, जबकि ये होना चाहिए था टू प्रोड्यूस ओनली क्लर्क, और क्लर्क भी नहीं, क्लर्क्स होना चाहिए था। ई नंबर में देखो, होम के जगह पे चूंकि हैव बीन का सब्जेक्ट डालना है, तो यहां पे हु लिखना पड़ता है, हु हैव बीन सेइंग दैट। तुम्हारा डी नंबर ग्रामेटिकली शुद्ध है। द बुक टेक्स फ्रॉम सम नेम्स रिलेटेड टू द, अभी आपका इस सेंटेंस में कोई ग्रामर का एरर नहीं था, और जो एरर थे चारों सेंटेंस में वो बहुत आसान लेवल के एरर थे। आई होप कि आपने इसको सही बनाया होगा।
7 नंबर में एक चीज आप जरा देखो, कुड रियलाइज्ड नहीं हो सकता है, और इसी में एक फ्रेज दिया हुआ है, दैट इज इन एन एज ऑफ। ये वाला फ्रेज दो जगह था, एक ए में था और एक डी में था, और डी वाला कुड रियलाइज के चलते गलती हो गया है। आपको पहला जो ऑप्शन दे रहा है वो इसमें आपको परेशान करने के लिए कि शुड रियलाइज, मस्ट हैव रियलाइज, मस्ट रियलाइज, कुड रियलाइज, कैन रियलाइज, उससे नहीं, वो बीच में एक फ्रेज डाल रहा है, मीडिया ग्रेटिफिकेशन के युग में, दैट इज इन एन एज ऑफ। इससे तुम्हारा देना था एंड तुम्हारा आंसर में, क्योंकि और किसी में था ही नहीं वो फ्रेज में। तुम्हारा यहां पे सम बिलीव दैट द सेम टेक्नोलॉजी दैट हैज डैश आवर वर्ल्ड, जिसने हमारे दुनिया को ये किया है, माइट ऑल्सो इम्प्रिजन अस, वो हमको कैद भी कर सकती है। तो जिसने दुनिया को मुक्त किया है, तो तुम्हारा फर्स्ट फिलर में इंपैक्टेड नहीं जाएगा, मुक्त करने वाला जाएगा, तो आपका यहां पे जाएगा 2। जिसने हमारी दुनिया को मुक्त किया है वो हमें कैद भी कर सकती है। इफ यू डू नॉट सीरियसली एग्जामिन इट्स इफेक्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सेलफोन यूज इज मोर देन अ पासिंग फिनोमेनन। पासिंग मतलब टेम्पररी, ये टेम्पररी फिनोमेनन नहीं है, घटना नहीं है सेलफोन का इस्तेमाल। एंड समथिंग वर्दी ऑफ डैश एकेडमिक स्टडी, और इसके लिए सीरियस एकेडमिक स्टडी की जरूरत है, एकेडमिक स्टडी की। अब अगर सीरियस स्टडी को देखा जाए तो और कोई वर्ड नहीं जाएगा, कंप्रिहेंसिव जाएगा। कंप्रिहेंसिव का मतलब होता है ना विस्तृत, बहुत विस्तार में उसको पढ़ा, उसके पढ़ने की जरूरत है। तो आपका 2 और 5 होता, और वो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आपका आंसर नो कॉम्बिनेशन फिट्स। अगर आपका आंसर सही है तो यू हैव डन अ गुड जॉब। आप जानते हो डिवास्टेटेड और रिउंड दोनों का मतलब पूरी तरह से नष्ट होता है, बर्बाद होता है। बी और सी सिनोनिम है, आंसर हो जाएगा, क्योंकि एब्रप्ट का मतलब अचानक या फिर व्यवहार के हिसाब से रूखा, और फैदम ये वर्ब है। फैदम का मतलब होता है पानी के भीतर की गहराई को मापना, और अगर इसको नॉर्मल वर्ब की तरह लो तो फैदम का एक और मतलब होता है टू एनालाइज डीपली, बहुत विस्तार से, गहनता से किसी चीज को एनालाइज करना। कोई कनेक्शन नहीं है बाकी दोनों शब्दों का। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। ये नया क्वेश्चन। इनसेंसिटिविटी इज द रिटेंशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सिली ईगो। इनसेंसिटिविटी क्या होता है, हम अपने तुच्छ ईगो को मतलब रखते हैं, सामने रखते हैं। दैट प्रिक्लूड्स अस, इंक्लूड का उल्टा, जो हमको अलग कर देता है, फ्रॉम रीचिंग आउट टू द अदर पर्सन, कि हम किसी पर्सन के पास जाएं, एंड सेइंग अ जेन्युइन सॉरी टू रिमूव द बैड ब्लड, दुश्मनी को हटाने के लिए जेन्युइन सॉरी बोल सकें। अब इसको बोल रहा है कि आपका ऑप्शन कौन सा, इसका मीनिंग क्या है। क्या यह कि इनसेंसिटिविटी बूस्ट आवर इगोइज्म, हमारे इगोइज्म को बढ़ाता है, नहीं दिया हुआ है। वो तो हमारे को बरकरार रखना है, रिटेन करके रखना है, प्रिजर्व, सुरक्षित रखने का है। 1 नंबर कैंसिल होगा, सॉरी मैं अभी देखता हूं। इट बिकम्स इजियर टू से सॉरी फॉर सेंसिटिव पीपल, ये इसका मीनिंग नहीं है, ये हम लोग इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, और ये इसका डायरेक्ट मीनिंग पूछ रहा है। सो 2 नंबर उसका मीनिंग नहीं होगा, तो जहां जहां 2 होगा उसको काट लो आप। थर्ड देखो, इनसेंसिटिविटी प्रिवेंट्स अस फ्रॉम बोइंग डाउन बिफोर पीपल, लोगों के सामने में झुकने से हमको रोकता है। और इनसेंसिटिविटी हमारे इगोइज्म, हमारे घमंड को, झुकने को, कहीं सॉरी बोलने को
रोक देता है। तो हम थर्ड और वन दोनों लें या ओनली थर्ड लें, क्योंकि थर्ड तो कंफर्म है, एंड मेरे हिसाब से ओनली थर्ड विल बी देयर, क्योंकि वो बढ़ाता नहीं है, हमारे इगोइज्म को। इनसेंसिटिविटी का मतलब होता है हम अपने इगोइज्म को मेंटेन रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। इनसेंसिटिविटी ये करता है, ऑलरेडी इगोइज्म है, बढ़ाता नहीं है वो। सो ओनली थर्ड विल बी द आंसर। अब अगर आपने इस ऑप्शन को अगर ऐसे सोच के बनाया होगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्टली काम कर रही है। अपने कमेंट में जरूर मेरे को बताना कि क्या आपने इसका आंसर सही दिया था। मिलते हैं हम लोग अगले रीडिंग स्किल के सेट के साथ। थैंक यू।